हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैटिबल पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन क्या होती हैं और उनके कंपैटिबल होने की क्या क्या कंडीशन होती हैं। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करती हूँ कि कंपैटिबल पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन कौन सी होती हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएंगी, एक तो कुछ ये और दूसरी ये। तो इन दोनों को हम कंपैटिबल तब कहते हैं जब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जो इसका भी हो और इसका भी हो, मतलब एट लीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए जो इस पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन का भी हो और इस पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन का भी हो, तब हम कहेंगे कि ये दोनों पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन कैसी हैं, कंपैटिबल होंगी। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है, अगर मान लिया इसके सारे के सारे सॉल्यूशन इसके बन जाएं या फिर इसके सारे के सारे सॉल्यूशन इसके बन जाएं, बस एक कंडीशन है कि कम से कम एक सॉल्यूशन ऐसा मिलना चाहिए जो इसका भी हो और इसका भी हो। एक मिलना चाहिए, बस दो भी मिल सकते हैं, थ्री भी मिल सकते हैं, कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन एक जरूर मिलना चाहिए। अगर मान लिया एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, मतलब जीरो कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए, तब हम इनको कंपैटिबल नहीं बोल सकते। कम से कम एक सॉल्यूशन ऐसा जरूर मिलना चाहिए जो दोनों का कैसा सॉल्यूशन हो, कॉमन सॉल्यूशन हो, तब कहेंगे कंपैटिबल पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि इनके कंपैटिबल होने की क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो इनके कंपैटिबल होने की दो कंडीशन होती हैं। पहला क्या होगा कि जो जैकोबियन है हमारे पास इसका, वो अगर नॉन जीरो आ जाता है दी गई डोमेन पर कैसा आ जाता है, नॉन जीरो आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि ये कैसी है, कंपैटिबल पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है। और इसके साथ साथ अगर dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये कैसा हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये दोनों कैसी होंगी, कंपैटिबल होंगी। अब बात आती है कि ये इक्वेशन इंटीग्रेबल कब बनेगी। तो इसके इंटीग्रेबल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये जो सम है किसका, एक तो जैकोबियन हम फाइंड आउट करें इसका xp के विद रिस्पेक्ट टू, और साथ में p कर्ल fg, यहाँ पर होगा कर्ल zp प्लस कर्ल fg, यहाँ पर होगा yq, साथ में q कर्ल fg, यहाँ पर होगा zq। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाती है ये सारी की सारी टर्म, तो हमारे पास क्या होगा कि ये इंटीग्रेबल कहलाएगा। तो सबसे पहले कंपैटिबल पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन वो डिफरेंशिएबल इक्वेशन होती हैं जहां पर हमें एक कॉमन सॉल्यूशन ऐसा मिल जाता है जो इस इक्वेशन का भी हो और इस इक्वेशन का भी हो। एक मिलना जरूरी है, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन एक का मिलना मस्ट है, तभी हम कह सकते हैं कि वो कंपैटिबल होंगी। अब कंपैटिबल होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहले कंडीशन होती है हमारे पास ये कि ये वाला जो जैकोबियन है वो कैसा हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, और साथ में ये कैसा हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए। अब इसके इंटीग्रेबल होने की कौन सी कंडीशन बनती है, ये बनती है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन कैसी होंगी, कंपैटिबल होंगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फर्स्ट पीडी है। और सेकंड पीडी क्या दी गई है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, वो किसके इक्वल दिया गया है, पी जेड के इक्वल दिया गया है। हमें ये बताना है कि ये कंपैटिबल होंगी या नहीं होंगी। अब इसके कंपैटिबल होने की हमारे पास क्या कंडीशन थी कि हमारे पास जो जैकोबियन था, ये वाला जैकोबियन वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और ये जैकोबियन किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास इक्वल इस डिटर्मिनेंट के कर्ल f अपॉन कर्ल p, कर्ल f अपॉन कर्ल q, और यहाँ पर होता है कर्ल g अपॉन कर्ल p, और यहाँ पर होगा कर्ल g अपॉन कर्ल q। कुछ ऐसा होता है। ये कैसा होना चाहिए, हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, f और g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन दी गई हैं उनसे हम ये f और g कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे,
एक तरफ तो रखेंगे जीरो को और बाकी सारी टर्म को एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से एफ क्या बनेगा, एफ बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से जी क्या बनेगा, जी बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी जेड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, एफ का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव करना, तो क्या बनेगा 2p बनेगा। एफ का विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या बनेगा, डेरिवेटिव 2q बनेगा। और जी का विद रिस्पेक्ट टू पी क्या डेरिवेटिव बनेगा 2p एक्स माइनस जेड। और यहाँ पर जी का विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या डेरिवेटिव बनेगा 2q(x) बन जाएगा। अब अगर मैं ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करती हूँ तो क्या बनेगा 2pqx, 2pqx और साथ में एक 2 यहाँ पर भी है तो क्या बनेगा 4pqx माइनस 2q इंटू 2px माइनस 4pqx और साथ में होगा प्लस 2qz, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2qz जो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो हमारे पास एक कंडीशन तो फॉलो हो गई कि ये वाला जैकोबियन कैसा होना चाहिए था, नॉन जीरो होना चाहिए था। अब एक और चीज सेटिस्फाई करना चाहिए कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर इंटीग्रेबल होना चाहिए तो हमारे पास एक और कंडीशन थी, उसमें क्या था, कर्ल एफ जी डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स पी प्लस पी कर्ल एफ जी डिवाइडेड बाय कर्ल जेड पी प्लस कर्ल एफ जी वाई क्यू प्लस क्यू कर्ल एफ जी और डिवाइडेड बाय कर्ल जेड क्यू। वो कैसा होना चाहिए था, जीरो के इक्वल होना चाहिए था, तब हम कह सकते थे कि ये कैसा होगा, इंटीग्रेबल होगा। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं ये वाला जैकोबियन फाइंड आउट करना चाहती हूँ, पहले वाला एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करूंगी पहले, तो क्या बनेगा, एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा। और एफ का पी के विद रिस्पेक्ट टू क्या डेरिवेटिव बनेगा, यहाँ पर 2p बन जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास जी का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जी का विद रिस्पेक्ट टू पी क्या बनेगा, 2px बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये वाली टर्म कैलकुलेट करती हूँ, एफ का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा। और एफ का, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब एफ का पी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है तो क्या बनेगा, 2p बनेगा। और जी का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव क्या बनेगा, -p बनेगा। और जी का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2px माइनस जेड। और यहाँ पर साथ साथ क्या आएगा, 2px माइनस जेड यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया था, जी का पी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया था, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब थर्ड टर्म कैलकुलेट करते हैं, ये वाली। इसमें हमें क्या दिया गया, एफ का वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एफ का वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 0 बनेगा। एफ का क्यू के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 2q बनेगा। और जी का y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, यहाँ पर y है नहीं तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। और जी का q के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2qx बनेगा। और इसी तरीके से वो फोर्थ टर्म कैलकुलेट करते हैं, एफ का z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एफ का z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 0 बनेगा। और एफ का q के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 2q बनेगा। जी का z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, जी हमारे पास ये है, z के विद रिस्पेक्ट टू बनेगा -p। और जी का q के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2qx बनेगा। अब ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगी तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसलिए इस टर्म को लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही मतलब है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म से हमारे पास क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस क्या बनेगा, -2p³ और साथ में क्या बनेगा, -2pq²। अब यहाँ पर p की मल्टीप्लाई भी करनी है सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म यहाँ से बनेगी, सेकेंड टर्म क्या बनेगी, यहाँ पर 2p² बनेगी। और एक p पहले ही है तो क्या बनेगी, 2p³ बन जाएगी। और थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब फोर्थ टर्म में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से फोर्थ टर्म यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, +2pq बन जाएगा। और साथ में एक q से और मल्टीप्लाई करना तो क्या बनेगी, 2pq² बन जाएगी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये वाली टर्म कैसी होगी, इंटीग्रेबल होगी।
अगर इंटीग्रेबल होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p और q की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखती हूँ तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 1 है, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू पी जेड। यहाँ से मैं क्या करूँगी, p की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, p की वैल्यू बनेगी x अपॉन जेड। और साथ में ये भी दिया गया है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो क्या बनेगी 1 माइनस पी स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो q किसके इक्वल बन जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। और यहाँ से q किसके इक्वल बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा q। और p ये है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमें इन दोनों का वो कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए। जब मैं ये सारी की सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट करती हूँ तो क्या बनेगा, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स। पी हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन जेड इंटू डी एक्स, प्लस क्यू हमारे पास क्या दिया गया है, प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस जेड स्क्वायर को जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर लेकर जाऊंगी तो क्या बनेगा, जेड बनेगा। अब यहाँ से जेड कॉमन लेकर के यहाँ ले जा सकती हूँ, तो क्या बनेगा, जेड डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी इस तरफ ले जाऊंगी तो क्या बनेगा, जेड डी जेड माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, और साथ में यहाँ पर था डी वाई, क्यू डी वाई था। और इसको इधर साइड ले आऊंगी तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये किसके इक्वल बनेगा, प्लस माइनस डी वाई, इसके इक्वल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, y प्लस ए। यहाँ से तो a उस कांस्टेंट के लिए हमने रखा है जो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद आता है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2z इंटू डी जेड माइनस 2x इंटू डी एक्स किसके इक्वल बनेगा, dt के इक्वल बनेगा। तो यहाँ से जेड डी जेड माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, dt अपॉन 2 के इक्वल बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल बन जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन 2, और साथ में इसको हमने माना था t, तो अंडर रूट t। इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और यहाँ पर पुट करने के बाद z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहीं हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी हमारे पास कोई भी दो डिफरेंशिएबल इक्वेशन दी जाती है वो कंपैटिबल हैं या नहीं है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। और जब हमारे पास ऐसा हो जाता है कि p हमारे पास एम एक्स वाई का फंक्शन हो जाता है, क्यू हमारे पास कुछ एन एक्स वाई का फंक्शन हो जाता है, ऐसी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन दी जाती हैं, तो उस समय कंपैटिबल होने की क्या कंडीशन होगी। अगर ऐसा हो जाए, करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, ऐसा हो जाता है तो वो कंपैटिबल होंगी, अदरवाइज वो कंपैटिबल नहीं होंगी। मतलब अगर ऐसा हो जाए, नॉट इक्वल टू कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स आ जाए, तो वो कैसी होंगी, कंपैटिबल नहीं होंगी। ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट होने की कंडीशन के जैसा है। अगर कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स के इक्वल आ जाए तो वो कंपैटिबल बनती हैं, अदरवाइज वो कैसी होती हैं, नॉट कंपैटिबल होती हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, पी को किसका फंक्शन बनना है, एक्स और वाई का फंक्शन बनना है। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है और क्यू कुछ ऐसा दिया गया है, तो ये कंपैटिबल तब बनेंगी जब हमारे पास करली एम अपॉन करली वाई किसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए। तो m किसके इक्वल होगा, p इज इक्वल टू एम एक्स वाई। तो m किसके इक्वल है, m हमारे पास है इक्वल 5x माइनस 7y के, और n किसके इक्वल है, इसके इक्वल है माइनस 7x प्लस 8y के। अब हम कर्ल m अपॉन कर्ल y कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा, -7 बनेगा, और कर्ल n अपॉन कर्ल x कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, -7 बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, कंपैटिबल होंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन कंपैटिबल है या नहीं है। यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंपैटिबल पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चारपिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।